पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को अब 10 किलो और मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 15 किलो मूंग की दाल मिलेगी। मिशन नगरोदय 2022 के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया गया। मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने मूंग की दाल के पैकेटों का वितरण किया। मिशन नगरोदय 2022 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मानस भवन में किया गया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों एवं अधिकारियों से सीधे संवाद किया। जबलपुर जिले की जानकारी कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सीएम को दी। नगरोदय अभियान का लोग आज शुभारंभ कर रहे हैं। सर लगातार नगर निगम भी जोन वाइज लगातार जन समस्या निवारण शिविर भी हम लोगों ने पिछले 1 महीने से आयोजित कर रहे थे। उसके माध्यम से लोगों की रोज की ना समस्या है उसको निराकरण करने के लिए हम लोगों ने डेफिनेटली कोशिश किए हैं। और नगर निगम एरिया में स्मार्ट सिटी के अलावा नगर निगम की मुख्यमंत्री आवास संरचना मत है उसके अंतर्गत कितने भी काम है उसको भी है ना लास्ट 15 डेज में भूमि पूजन भी हुआ है, काम का शुरुआत भी हुआ है। काफी कुछ काम हमारी स्मार्ट सिटी के अंदर पूर्ण रूप भी ले रही है। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने स्कूली बच्चों को मूंग की दाल के पैकेट वितरित किए। प्रदेश सरकार अब प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 10 किलो और मिडिल स्कूल के बच्चों को 15 किलो मूंग की दाल प्रदान करेगी। इस योजना का शुभारंभ भी इसी मंच से किया गया। लगभग 1000 करोड़ रुपए का ये हमारा फ्लाईओवर बन रहा है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। तो इंदौर में भी बने हैं, भोपाल में भी बने हैं, ग्वालियर में भी बने हैं, कुछ और स्वीकृतियाँ हुई हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा फ्लाईओवर है जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपए पहले स्वीकृत हुए थे। राज्य मत से हमने लगभग 180 करोड़ रुपए भू-अर्जन के लिए भी और पुल शिफ्टिंग के लिए भी दिए। अभी इसका और एक्सटेंशन दमोह नाके से वहाँ तक हुआ है। इस तरह की पेयजल की योजनाएं हमारी बहुत सी योजनाएं हैं। अनेक और दूसरे विकास के कार्य सड़कों के भी आप देख रहे होंगे। 5-7 साल पहले जो जबलपुर की जो स्थिति थी, यदि ईमानदारी से बात करें तो इसमें बहुत ही गुणात्मक बदलाव आया है। तो ये इसको हम और ज़्यादा गति देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम, एक तो हमारा एक्सपोजर होता है लोगों को बताने का, और आज जैसे कार्यक्रम हो रहा प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहा, इसमें और नगर विकास के भी जो सुझाव आएंगे इन सभी सुझावों को समाहित करके और हम और ज्यादा बेहतर तरीके आगे। कार्यक्रम के जरिए मिशन नगरोदय के तहत कराए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारियां भी जनता को दी गई। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए विकास कार्यों को आधार बनाकर भाजपा नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों के मैदान में उतारेगी। ये कहना है प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव का। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए गोपाल भार्गव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार है। पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनावों को लेकर प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है तो 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ भी रूलिंग या फैसला आ जाएगा और उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है चुनाव करवाने के लिए। और मैं मान के चलता हूँ कि बहुत शॉर्ट टाइम में हम जल्दी चुनाव करा लेंगे। गोपाल भार्गव ने कहा, भाजपा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कराए विकास कार्यों को आधार बनाकर चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारेगी। उसे जनता का पूरा समर्थन मिलने की उम्मीद है। जितना काम हम लोगों ने नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण का, मेरे पास तो 10 वर्षों तक ग्रामीण और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग रहा। तो ग्रामीण सड़कों का काम, अधोसंरचना का काम, पेयजल का काम, आंगनबाड़ी बनाने का, स्कूल भवन बनाने का जितना ग्रामीण संस्थाओं ने, पंचायतों ने, जिला पंचायतों ने किया है तो अद्भुत है, अभूतपूर्व। भारत सरकार से भी हमें काफ़ी सहयोग मिला, मनरेगा में भी काफ़ी रोजगार मिला। लेकिन नगरी का जहाँ तक सवाल है तो मैं मान के चलता हूँ जब से 7 स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश में बनी थी, 7 स्मार्ट सिटीज़ में बहुत ही उनके आप खुद देखते होंगे सड़कों में, पेयजल योजनाओं में, बसाहट में, सभी चीजों में काफी अंतर आया है। प्रभारी मंत्री ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि लेट लतीफी कांग्रेस की तरफ से हुई है।
अभी जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है। उम्मीद है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के आदेश कोर्ट जारी कर दे। सरकार इसके लिए तैयार है। अभी जो हमारा राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, पिछड़े वर्ग आयोग की अब रिपोर्ट जो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षा की थी, तो अब निकाय वार और ब्लॉक वार ये रिपोर्ट तैयार हो गई है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट से फिर से हमारी जो सुनवाई की याचिका लगी थी, उसमें मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है और वो हो सकता है कि एक बड़ा वर्ग हमारा जो ओबीसी का है उसके आरक्षण के बारे में वो है मैं मान के चलता हूँ कि उनके अधिकारों को देखते हुए वो पक्ष में निर्णय करेंगे। बहरहाल मिशन नगरोदय 2022 के कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर आए गोपाल भार्गव ने संकेत दिए हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव होना लगभग तय हैं। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने भी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। बरगी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों एवं छात्र छात्राओं ने प्रशासन के जरिए प्रदेश सरकार से मांग की है कि 2 साल पूर्व स्वीकृत किए गए 2 कॉलेजों का निर्माण जल्द करवाया जाए ताकि नई पीढ़ी का भविष्य चौपट ना हो। बरगी को कॉलेज दो, ये नारा लिखी तख्तियां हाथों में लेकर बड़ी संख्या में बरगी के निवासी संभागीय कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र अधिकारियों को सौंपा, जिसमें पूर्व से स्वीकृत 2 कॉलेजों को शहपुरा और चरगवा में बनाने की मांग की। हम थाना से आए हैं और हमें ये मांगे है कि हमें कॉलेज दो। हम पढ़ नहीं पाते, 10वीं अब 9th पढ़ रहे हैं हम, तो बाद में कॉलेज नहीं रहता पास में तो हम पढ़ नहीं पाते, दूर रहता तो फिर जा नहीं पाते, साधन नहीं हो पाता, इसीलिए आए। कुछ मेट्रो बस वगैरह की भी साधन जबलपुर एक तो रास्ता भी ठीक नहीं है और फिर कुछ साधन नहीं चलता, इसीलिए जा नहीं पाते और फिर ऐसी कंडीशन में फिर पढ़ नहीं पाते। मेट्रो बस की भी मांग करें क्योंकि हम लोग दूर दूर से आते हैं और हमें बहुत कंडीशन होती है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि सड़क भी बहुत हमारी साइड उबड़ खाबड़ है, तो मेट्रो की भी मांग हमें। और हम कॉलेज, हमें चरगुआ कॉलेज चाहिए। हमारी मांग जो है पूर्ण तिथि से कॉलेज हमें स्वीकृत कराएं। बरगी के विधायक ने बताया कि बरगी क्षेत्र में कक्षा 10वीं के बाद 90% विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि क्षेत्र में कोई कॉलेज ही नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 2 साल पहले 2020 में जो जबलपुर में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें हमें 2 कॉलेज मिले थे, एक शहपुरा में, एक चरगवा में। तो लगातार में आश्वासन भी लगा है, सरकार ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन पिछले 2 साल से कॉलेज खोला नहीं है। तो हमारे क्षेत्र में 90% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनको आगे संभावना नहीं रहती। वो 9वीं से ही छोड़ देते हैं, 8वीं के बाद 9वीं से इसलिए छोड़ देते हैं, उनको मालूम है कि 10वीं 11वीं पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि आगे संभावना नहीं है, कॉलेज नहीं है। वो चूँकि गरीब हैं, आदिवासी हैं, मजदूर वर्ग रहता है वहाँ अधिकांश। तो जबलपुर आके चरगवा क्षेत्र के अंदर भी 20-20 किलोमीटर गाँव, 20 किलोमीटर के बाद कोई भी जबलपुर आके पढ़ेगा नहीं। और जबलपुर वही पढ़ सकता है 2% 4% जो सक्षम है। वो वैसे भी हमारे उस क्षेत्र में मजदूरी क्षेत्र है, वो सक्षम तो मेरे ख्याल से 1-2% लोग होंगे। बरगी क्षेत्र के नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि इस जायज मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। पीएफ धारी कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए भविष्य निधि कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी सदैव तत्पर रहते हैं, बल्कि समय समय पर क्षेत्रीय आयुक्त स्वयं श्रमिक नेताओं और नियोक्ताओं की बैठक लेकर विस्तृत चर्चा भी करते हैं। इसी कड़ी में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने श्रमिक नेताओं की बैठक लेकर श्रमिकों की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण करने पर चर्चा की। विजयनगर स्थित भविष्य निधि कार्यालय में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने श्रमिक नेताओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना और उनका निराकरण करने पर चर्चा की। इस दौरान भविष्य निधि आयुक्त ने उन्हें ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा यूनिवर्सल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराने संबंधी भी जानकारी दी। भविष्य निधि आयुक्त ने बताया कि सबसे ज्यादा शिकायतें ठेका श्रमिकों की रहती हैं, जिनका त्वरित समाधान कराया जाता है। देखिए, मुख्य समस्या जो पिछले कुछ समय से मैंने देखी है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के पीएफ कंप्लायंस के बारे में। हमारे
ऑफिस में इस तरह की कई सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं जिसमें जो बड़े बड़े प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने यहाँ पर अलग अलग गतिविधियों के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स एंगेज करते हैं और उन कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी एंगेज होते हैं। उन एम्प्लॉयज़ के जो पीएफ कंप्लायंस है उसकी सबसे बड़ी शिकायत हमारे पास आती है। इसमें जितने भी मैन पावर एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा नॉन कंप्लायंस की काफ़ी शिकायतें आई हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की शिकायतें कम से कम हो। उनको हम ये समाधान बताना चाहते हैं कि किस तरीके से किस माध्यम से वो अपनी शिकायतें उठा सकते हैं ताकि उनके पीएफ कंप्लायंस जल्द से जल्द पूरे हो सके। बैठक के दौरान श्रमिक नेताओं को पीएफ की प्रक्रिया में हुए नवाचार की भी जानकारी दी गई। हनुमानताल क्षेत्र स्थित बड़ा जैन मंदिर से चोरी हुई मूर्ति मिल गई है। दरअसल मूर्ति चोरी ही नहीं हुई थी बल्कि माता पद्मावती की मूर्ति ट्रस्ट के पदाधिकारियों के पास ही थी। पुलिस ने बताया प्रतिमा को शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी और उसी बीच मूर्ति गायब हो गई, जिसको लेकर चोरी का हल्ला मच गया। लेकिन जब ट्रस्ट के आला पदाधिकारियों से बातचीत हुई तो इस बात का खुलासा हुआ कि प्रतिमा सुरक्षित है। बड़े जैन मंदिर से माता पद्मावती की प्राचीन मूर्ति चोरी होने की जांच जब हनुमानताल पुलिस के द्वारा की गई तो पता चला कि ट्रस्ट के सदस्यों के बीच मूर्ति शिफ्ट करने को लेकर खींचतान चल रही है और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पुलिस को बताया कि मंदिर से मूर्ति चोरी नहीं हुई है बल्कि सुरक्षित रखी हुई है और ट्रस्ट के सदस्यों के बीच आपसी सहमति बनने पर जल्दी ही माता की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। मूर्ति शिफ्ट करने का अभी निश्चित नहीं हुआ है, कोई सहमति बनी नहीं है तो उसकी स्थापना नहीं की गई। बाकी वह सुरक्षित उनके पास में कब्जे में है, किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई है। इस प्रकार से उनसे बात हुई और शीघ्र ही बोले हम ये भी वो कर देंगे कि मूर्ति कहाँ रखी जाएगी, समय आने पर सहमति जैसे बन जाएगी। तो पूरा मामला इसी प्रकार का था। ये जो है चूँकि मूर्ति वहाँ से उठी तो मैनेजमेंट को भी ये चाहिए था कि वो लोगों को ट्रांसपेरेंसी रखें कि भाई उसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है और लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए कि अच्छे से जब ट्रस्टियों से बातचीत कर लें उसके बाद ये सब चीज़ें होती हैं। फिर भी जो है अब जनता जनार्दन ऐसे और पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो सही का सही पता लगाए। हालांकि पुलिस ने भी ट्रस्ट के उन सदस्यों को हिदायत दी है कि जब प्रतिमा के बारे में उन्हें पता था तो पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी, लेकिन सदस्यों ने पुलिस से अपनी गलती मान ली है। पार्ट टाइम जॉब दिलाने का लालच देकर एक फ्रॉड कंपनी के द्वारा ठक्कर ग्राम निवासी दंपति को 80,000 रुपए का चूना लगा दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ठक्कर ग्राम निवासी मोहम्मद नईम और उसकी बेगम को पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर एक कंपनी के द्वारा 80,000 रुपयों का चूना लगा दिया गया। जब मोहम्मद नईम को अपने ठगे जाने का एहसास हुआ तब तक फ्रॉड कंपनी के नुमाइंदों ने उनका मोबाइल ही ब्लॉक कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर हनुमानताल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों पति पत्नी के मिला के 78,100 कुछ रुपए इसमें धोखाधड़ी के कर लिए गए हैं। तो उसमें हमने एफआईआर की है और वो जो जिस लिंक में और जो उनकी वेबसाइट थी ना वो लिंक किए हैं। इसमें एक नंबर भी है जिसमें व्हाट्सएप चलता था, व्हाट्सएप ग्रुप भी था। इसके बारे में भी साइबर सेल से हम पता लगा रहे हैं। तो इसमें तह तक जाएंगे इसमें कि और लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड तो नहीं किया। हनुमानताल पुलिस ने मदार टेकरी कब्रिस्तान के समीप चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर छापामार कार्रवाई कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रिफिलिंग सेंटर से 6 गैस सिलेंडर, 1 ऑटो और तौल कांटा जब्त किया है। हनुमानताल क्षेत्र में संचालित अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा है। टीआई उमेश गुलानी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई तो वहां पर सोनू और अंकित के द्वारा ऋषि नामदेव के ऑटो में गैस भरते पाए गए, लिहाजा तीनों को पकड़ लिया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। लगातार शिकायतें क्षेत्र से मिल रही थी कि गैस रिफिलिंग चोरी छिपे लोग कर रहे हैं और ये घरेलू गैस जो सिलेंडर रहते हैं उसका जो है कमर्शियल यूज़ वो भी खतरनाक ढंग से ऑटो में भर के कर रहे थे। इसमें आरोपी सोनू और अंकित को गैस भरते हुए पकड़ा है और इन लोग जिस ऑटो में गैस भर रहे थे वो ऑटो भी जब्त हुआ है और ऑटो ऋषि नामदेव को लेके गया था। इसमें ऋषि नामदेव को भी आरोपी बनाया गया है। इनके पास से 6 सिलेंडर एवं अन्य जो सामग्रियाँ हैं जैसे कि पाइप है और रेगुलेटर है और
और जो मशीन मोटर है वो जब्ती किए हैं और इसमें 285, 34 और 3/7 इसी एक्ट का अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने मौके से 6 घरेलू गैस सिलेंडर, तौल कांटा सहित अन्य उपकरण और ऑटो जब्त किया है। अमखेरा कुदवारी में स्थित एक गारमेंट्स के गोदाम में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर उसमें रखे गारमेंट्स चोरी कर लिए। गोहलपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। गारमेंट्स का कारखाना चलाने वाले आबिद अली के अमखेरा कुदवारी स्थित गोदाम में चोरों ने ताला तोड़कर गोदाम में रखे गारमेंट्स पर हाथ साफ कर दिया। मंगलवार की शाम को जब आबिद गोदाम में पहुंचे तो वहां का ताला टूटा हुआ देखा और गोदाम के भीतर रखा सामान गायब था। लिहाजा उसने डायल 100 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और तफ्तीश शुरू कर दी। वाला का माल रखा था मेरा स्टॉक में और माल अभी जितना माल था अभी मेरे को भी मालूम नहीं कितना गया है। बाकी ये है कि अभी जिस हाल दिख रहा है वहाँ पूरा तहस नहस दिख रहा है, माल नहीं दिख रहा पूरा। मेरे को अभी इतना ज़्यादा नुकसान में हूँ मैं कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा, ना कुछ बता पा रहा हूँ। 8 से 10 लाख रुपया का नुकसान हुआ है। अभी जो दिख रहा है, अभी मैं अंदर गया नहीं, कोई ताला लॉक है। पुलिस जब आएगी अब ताला खोलेगी। अभी ताला दरवाजा टूटा पड़ा हुआ है। पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। विवाह समारोह में शामिल होने गए बापूनगर रांझी निवासी बागरी परिवार के सोने घर में चोरों ने धावा बोल दिया और सोने चांदी के जेवरातों सहित नकद 5,000 रुपए चोरी कर लिए। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। रांझी के बापूनगर में रहने वाले आकाश बगरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होने सागर गया था। उसी दौरान सोना घर पाकर चोरों ने उसके मकान में दाखिल होकर सोने चांदी के जेवरात समेत नकद 5,000 पर हाथ साफ कर दिया। जब वो वापस लौटा तो उसे चोरी का पता चला। फरियादी आकाश बागरी ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 तारीख को वो अपने परिवार की शादी में माँ बुआ के लड़के की शादी में शामिल होने सागर गए थे। तो कल जब वो वापस आए तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर घुसकर देखे तो काला बैग नहीं था और अलमारी का ताला भी टूटा था और जिसमें कुछ जेवरात रखे हुए थे, नकदी पैसे भी थे, जो कोई अज्ञात बदमाश द्वारा रात्रि में घर में घुसकर प्रवेश कर ताला तोड़कर पैसे व नकदी जेवरात सोने चांदी की चोरी कर ले गया। मुकदमा कायम कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अज्ञात आरोपियों की तलाश बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं। पारे में एक बार फिर उछाल का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसमविदों की गणना के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि देखी जा सकती है। गर्मी से बेहाल शहरवासियों को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।